और वक्त संविधान की कसम खाने का। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि देश में लोकतंत्र के पिलर हिल रहे हैं और लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की जरूरत है। लेकिन यह बयान देते देते महबूबा मुफ्ती ने इजराइल और फ्रांस में जारी हिंसा का उदाहरण दे दिया। महबूबा ने कहा कि जिस तरह वहां की सरकारों के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया है, वैसे ही हालात यहां पैदा हो रहे हैं और यहां के राजनीतिक दलों को मोदी सरकार के खिलाफ एक मंच पर आने की जरूरत है और कांग्रेस इसे लेकर अच्छी कोशिश कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी ब्रिटेन में कहा था कि भारत में आज लोकतंत्र की हालत खराब है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों को देखना चाहिए। इस बीच राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस आक्रामक और तमाम मोदी विरोधी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रही है। इसमें उसे कामयाबी भी मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे डिनर से लेकर अपने दफ्तर तक में विरोधियों को साथ जोड़ रहे हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि मोदी राज में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसलिए सबको साथ आने की जरूरत है। हालांकि पहले सावरकर के नाम पर दूरी बनाने वाली शिवसेना उद्धव गुट कह रही है कि अब सब ठीक है। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन में साथ देने वाली ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ कांग्रेस बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। इस बीच पीएम मोदी ने भी कल कांग्रेस और विरोधियों पर बड़ा हमला बोला है। पीएम ने कहा कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद अब सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं, लेकिन करप्शन के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सवाल यह है कि 2024 में मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी एकता किस करवट बैठेगी, इसी पर होगी बड़ी बहस, क्योंकि मोदी विरोध के नाम पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दल इजराइल और फ्रांस जैसे देशों की दुहाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मोदी और बीजेपी का डर दिखाकर 2024 के चुनावी रण में उतरने की तैयारी है। क्योंकि बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से बौखलाकर कांग्रेस और विपक्षी दल 2024 में एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं। करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट अपडेट देख लेते हैं। कि हमने देखा कि इजराइल में हो, फ्रांस में हो, कैसे वहाँ जब लोगों को लगा कि जमहूरियत को कमज़ोर किया जा रहा है, पार्लियामेंट को जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जुडिशरी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ लोगों ने एक साथ जोड़ के सड़कों पे आ गए। Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. कल दलित की बारी आएगी, परसों किसी और की बारी आएगी, बारी सबकी आएगी, और इसीलिए मैं समझती हूँ कि जो आज अपोजिशन इकट्ठा हो रही है कांग्रेस के साथ मिलके, ये बहुत अच्छी बात है। आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मैं भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। जब तक जेपीसी नहीं बनती, संपूर्ण विपक्ष एक साथ मिलकर आवाज उठाता रहेगा। प्रधानमंत्री इस देश के किसी के बारे में कुछ बोले वो सही है, और कोई दूसरा अगर बोलता है तो वो गलत है। सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेंगी। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। कानून को कौन रेस्पेक्ट देता है? ना वहाँ पर चेयर रेस्पेक्ट दे रहा है, ना सरकार रेस्पेक्ट दे रही है, ना हमको बोलने दिया जा रहा है। तो ये तो साजिश है।
इस साजिश के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं। कई सारे सवाल है। कर्नाटक का चुनाव सामने है, राहुल गांधी आज कोर्ट में नहीं मूव किए, आगे करेंगे। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक और मेरे सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी अभी अपने जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है या उनका जो केस है उसकी सजा को चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी उनके पास काफी वक्त है। 1 महीने का वक्त उनको कोर्ट के अंदर दिया हुआ है। इन्हीं सवालों पर, बीजेपी के नैरेटिव पर, कांग्रेस के नैरेटिव पर और साथ ही साथ विमर्श जो है या छवि जो है वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है कि पीडीपी को अगर लोकतंत्र के बारे में कोई उदाहरण देना था तो उनको इजराइल और फ्रांस की स्थिति क्यों सामने याद आई। फ्रांस में क्या रहा है बिल्कुल अलग है, इजराइल में क्या रहा है बिल्कुल अलग है और भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। इसी पर बात करेंगे। शाजिया इल्मी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा की हमारे साथ है। अंशुल अभिजीत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ है। लेफ्ट के नेता के तौर पर मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। ए.के. वाजपेयी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान गुट के, वो मेरे साथ है। और फारूक इंकलाबी साहब पीडीपी के नेता मेरे साथ है। फारूक साहब, आप शुरुआत आपसे ही करूंगा। महबूबा जी ने जो पॉलिटिकल नैरेटिव दिया वो देश के कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। ये राहुल जी ने भी कहा, ममता जी भी कहती हैं, कई सारे लोग कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसमें इजराइल और फ्रांस कहां से आ गए, जहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं कुछ अलग ही चीजों को लेकर। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूं, आपने मुझे वक्त दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस तरीके के साथ जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में जिस तरीके से थी आज नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि डेमोक्रेसी के पिलर्स जो है वो कमजोर किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उसमें उन्होंने इजराइल और फ्रांस की जो मिसाल दी है, जिस तरीके के साथ वहां पे मुस्लिम्स खास करके जो इस वक्त आज हिंदुस्तान में बहुत परेशान है, इसी तरीके से वहां पर भी मुसलमान जो है पिछले कई सालों से परेशान है। और वो हालत जो है पिछले 7-8 वर्षों में हमारे मुल्क में भी हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके के साथ लोगों के सामने बेनकाब हो चुकी है। और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तो सिर्फ ये कहा है कि पिलर जो है डेमोक्रेसी के कमजोर किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कई सारे पिलर जो है भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी के तोड़ दिए हैं। मुसलमानों की जहां तक उन्होंने बात की है कि नहीं, मैंने आपकी सब बात मान ली। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर ये कहने का हक है आपको। लेकिन इजराइल और फ्रांस के प्रदर्शनों को भारत की राजनीति के बीच में लाना ये क्या उचित है? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है हिंदुस्तान में, जिस तरीके के कवानीन आए दिन जो है बनाए जा रहे हैं, और वो कवानीन जो है तमाम दुनिया के सामने, लोगों के सामने लोग समझते हैं कि जिस तरीके भी कवानीन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में ला रही है, वो चाहे आपने देखा होगा कि सीए वो भी जब बनाया इन्होंने तो वो भी देखा, उसमें भी 99% इनकी सोच यही थी कि मुसलमानों को दबाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। एनआरसी लाया, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में आज भी आप देख सकते हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी। आप सब बोलिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं मेरे फारूक भाई, इंकलाबी साहब। मेरा सवाल ये है कि नजीर देने के लिए आपको फ्रांस और इजरायली मिले थे, और भारत के लोकतंत्र में इन दोनों देशों का क्या काम, मुझे बताइए ना। देखिए, हमारा मुल्क जो है ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे 2014 से पहले तमाम मज़ाहिब के लोगों को इक्वल उनके राइट्स दिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जब से हुकूमत में है हिंदुस्तान में, जिस तर्ज पे, अरे उसके बाद तो आपने महबूबा मुफ्ती की सरकार बनाई बीजेपी के साथ। सरकार क्यों बनाई फिर बताइए ना, इंकलाबी साहब ये भी बता दीजिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे भाई। सब बातें आपकी सही मान ली, लेकिन इजराइल और फ्रांस का उदाहरण क्यों, इसका तो जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरीके के साथ इजराइल जो काम कर रहा है, वहां पर अपनी कंट्री में काम कर रहा है मुसलमानों के अगेंस्ट, उसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे इस वक्त काम कर रही है। और फ्रांस में क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पे मुस्लिम्स के राइट्स, जैसे नमाज पे पाबंदी, मस्जिदों में नहीं जाना, बाहर कहीं खुले में नमाज नहीं पढ़नी, ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी, और उसी तर्ज पे आज हिंदुस्तान में भी हो रही है। और शाजिया इल्मी जी बताइए, क्या ऐसा है हिंदुस्तान में, और क्या इजराइल और फ्रांस से एक कंपैरिजन होना चाहिए? मुझे जी मुख्तसर तौर पर मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगी।
सबसे पहले तो भारत के बारे में, फिर इजराइल के बारे में और तीसरी फ्रांस के बारे में। और बताऊंगी कैसे जो बरखुरदार हैं इनको किसी चीज़ के बारे में ना इल्म है, फ्रांस के बारे में नहीं है समझ सकते हैं, इजराइल के बारे में नहीं ये भी समझ सकते हैं, लेकिन देश के बारे में, अपने ही मुल्क के बारे में नहीं है, ये वाकई में बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन इनको हम ब्लेम नहीं करेंगे जब खुद महबूबा हमारी आपा खुद उनको ज़रा सी जानकारी नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, फ्रांस में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं पेंशन सुधार को लेकर। क्यों पेंशन के को लेकर क्या रिफॉर्म्स हैं, क्या किस सेवानिवृत्ति कैसे होनी चाहिए, उसके लिए क्या उम्र होनी चाहिए, कब उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्या उसकी दरें होनी चाहिए, इसको लेकर मैक्रों के खिलाफ, वहाँ के प्रेसिडेंट के खिलाफ, इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इजराइल में भाई साहब फारूक जी आप भी सुन लीजिए, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप। इजराइल में क्यों हो रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू ने जस्टिसेस को अपॉइंट करने के लिए जो पूरी जिस तरह से जो पावर्स को लेकर बदलाव किए हैं उसको लेकर, और नेसेट में जो उनकी पार्लियामेंट में कितने वोट्स की जरूरत होनी चाहिए उसको लेकर जो रद्दोबदल किया है उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इसका सबका कोई भी ताल्लुक ना मुसलमानों से है, ना यहूदियों से है, ना फ्रांसीसियों से है, ना इजरायलियों से है। तो एक बात नहीं भाई साहब, एक बार आपको खामोश रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जरा सा। ये हिंदू मुसलमान खेलना आपने बहुत ज्यादा कर लिया है और आप मुसलमानों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हर बात में अपनी सियासत के लिए। ना ही महबूबा आपा कर सकती हैं, इससे वो बाज आएं, क्योंकि कोई मूर्ख नहीं है, ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, ना कोई यहूदी। क्या आप उनको बेवकूफ बनाते रहें और अनाप शनाप बोलकर। तीसरी बात, हमारे देश में जो सीएए का कानून था उसका कोई भी ताल्लुक भारत के किसी भी मुसलमान से नहीं था। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, झूठ बोल बोलकर और मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर और बेवकूफ समझकर, क्या हमारे देश के मुसलमान बेवकूफ हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं कि आप कुछ भी अनर्गल बोलेंगे और वो मान जाएंगे? ठीक है, मैं शादिया इसके बाद आऊंगा आपके पास, सीधे अंशुल के पास चलता हूं। अंशुल, कुछ कहना है तो कुछ भी कह दिया, इजराइल, फ्रांस, कहीं कहीं की बात आ गई महबूबा जी। हालांकि आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाहती थी, क्या कह गई, और शायद वहां पे भी जो अल्पसंख्यक को लेके नैरेटिव चलते हैं उसमें कुछ वो जोड़ना चाह रही होंगी। लेकिन राहुल जी तो यूरोप और अमेरिका की मदद मांगा है भारत में लोकतंत्र खत्म होते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्या उचित है? मदद नहीं मांगा है, वो हम स्पष्टीकरण पहले कर चुके हैं, आप वो टेप दोहरा दीजिए। मदद कभी नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि यहां पर आके कोई विदेशी ताकत हस्तक्षेप करे। जो भी बदलाव आना है वो यहीं से होगा, वो भारत से ही होगा, यहीं पर मुखालिफत होगी, यहां पर सियासत बदली जाएगी, यहां पर सियासतदान अपनी विचारधारा को बदलेंगे, यहीं से होगा। देखिए, ये एक जो दुनिया है ना, इसमें वैश्वीकरण हो गया है। आप ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर मुखालिफत होती है किसी नीति के खिलाफ तो भारत में कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर यहां पर दुनिया भर में नाटू पे आप नाच सकते हैं, मतलब हमारी जो उपलब्धियां हैं वो दुनिया भर की उपलब्धियां हो गई, लेकिन वहां का असर यहां पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में यहां के जो लड़ रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे और इनकी पार्टी के नहीं थे, वो दुनिया भर से मिसाल ले रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि कोई असर ही नहीं पड़े कहीं और मुल्क का? वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध सही है गलत है ये अलग बात है। देखिए, इजराइल में विरोध हो रहा है न्यायपालिका के शक्तियों को कम किए जाने का, क्योंकि वहां पर नेतन्याहू जी चाहते हैं, मैं और सरकारों पर टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि नेतन्याहू जी ये चाहते हैं कि कार्यपालिका का आतंक हो, कि न्यायपालिका की शक्तियां छीनी जाएं। तो इस बारे में वहां पर विरोध हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है। और यहां हम ये कह रहे हैं कि भारत में हो रहा है ऐसा, अंशुल बताइए मुझे। नहीं तो यही तो हम कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी नहीं, महबूबा मुफ्ती जी यही कह रही हैं कि विपक्षी एकता अगर अब नहीं होगी तो और कब होगी? ऐसे वक्त में जब हमारा प्रजातंत्र, जो लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत खतरे में है, उसकी सेहतमंदी पे इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी बाहर जाके ये विदेश में बोला। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जाके ह्यूस्टन में ये कह सकते हैं कि अगली बार ट्रंप सरकार वो दखल देना नहीं है, और उधर जाके उनके विपक्ष के खिलाफ बयान देना, ये दखल देना नहीं है, ये तरफदारी नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारा बीजेपी वाले कहते हैं अंशुल अभिजीत जी, चलिए भारत इस लायक तो बना कि वो आपकी बार ट्रंप का सरकार कह सकता है। बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं आपके तर्क की काट में कि चलिए
पहले अमेरिका भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करता था, अब भारत की कम से कम इतनी हैसियत तो हो गई है ना कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए अपना नारा दे रहा है। ये कहते हैं बीजेपी वाले, इस पे तो खुश होना चाहिए विपक्षी पार्टियों। बड़ी अजीब बात है, ये बड़ा अजीब तर्क है। मतलब आप किसी भी, अरे बड़ी अजीब बात है, मतलब आप किसी भी सरकार में जाके, और वो सरकार बदली गई, तो बाइडेन क्या चीज समझते होंगे आप ये मुझे बताइए कि आपने उनकी तरफदारी नहीं की, उनके पक्ष में नहीं बोला, तो सरकार तो उन्हीं की आई ना। बड़ी अजीब विडंबना है। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं इसका समर्थन कर रहे हैं, नहीं हर बार यही होना चाहिए। बड़ी आ रहा हूं आपके पास, शायद एक छोटा सा जवाब फिर आगे बढ़ते हैं। ये शादिया मेरी बात सुन पा रही हैं? ठीक है, मैं सीधे यहां से विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक जी मुझे बताइए, ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहावत तो हमने सुनी थी, लेकिन विपक्षी पार्टियां इजराइल, फ्रांस, यहां क्यों चली जाती है? आप चाइना चले जाते हैं कि चाइना सीखो? हम बता देते हैं सर आपको, यहां पे लोग पढ़ के नहीं आते हैं डिबेट पे। शाजिया अलवी जैसे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता है, लेकिन शाजिया जी जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके ऊपर मोदी सरकार ने, मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशन है देश की, उसमें दिल्ली स्टेट में मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। आप सुनिए, डायरेक्टिव दिया गया है सारी ट्रेड यूनियंस को अक्रॉस द नेशन कि अगर न्यू पेंशन स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च की थी, जिसमें पेंशन मिलनी ही नहीं है लोगों को और मिलेगी तो 2000 या 3000, उसके खिलाफ किसी यूनियन या एम्प्लॉय ने प्रोटेस्ट किया तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। जाके पढ़ के आइए पहले। ये बिल्कुल फ्रांस वाली स्थिति है। आप देश के किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं देगी सरकार आगे, तो ये प्रोटेस्ट सर ये अटल जी करके गए, अटल जी के करके जाने के बाद उसमें 20 साल गुजर गए सर, उस पे आप आज कर रहे हैं डायरेक्टिव ये वो ब्ला ब्ला। आपको 20 मार्च 2023, सर सुन लीजिए, 20 मार्च 2023 को मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी किया है जिसमें ऑफेंस बताया है कि कोई यूनियन, कोई कर्मचारी प्रोटेस्ट नहीं करेगा। यह शाजिया अलवी ने नहीं पढ़ा है। दूसरी बात पे आइए, पार्लियामेंट चल रही और अध्यादेश जारी हो गया। फ्रेंच नहीं सर, हाँ 20 मार्च को उन्होंने दिया है। 20 मार्च को यह डायरेक्टिव है मोदी सरकार का। इट इज एन ऑफेंस इफ एनी यूनियन और एनी वर्कर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू पेंशन स्कीम। राइट टू प्रोटेस्ट कैंसिल कर रहे हैं ये अनडेमोक्रेटिकली। दूसरी बात, फ्रांस का इतिहास है रिवोल्यूशन का और वर्कर्स मूवमेंट का, एक इतिहास है कम्युनल हार्मोनी का। उसमें अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो इजराइल का क्या है ये भी बता दीजिए थोड़ा। इजराइल के अंदर राइट विंग सरकार है। नहीं, इजराइल के अंदर राइट विंग सरकार है। लोग तंग हैं। जो चीज इजराइल और पैलेस्टीन में हो रही है, खजाने खाली हो रहे हैं। यह सच्चाई है इजराइल की। इजराइल को ईरान आंखें दिखा रहा है। इजराइल की मतलब आप एनपीएस को अभी ले आए और बीच पार्लियामेंट में अपना अध्यादेश भी जारी कर दिया। सर कोई ऑर्डर होगा, कोई डायरेक्टिव होगा, अध्यादेश जारी करवा दिया आपने। जो डायरेक्टिव मोदी राइट टू प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया वाजपेयी जी। क्या हो सकता है राइट टू प्रोटेस्ट इंडिया में कैंसिल हो जाए? मैं आपको कह रहा हूं 20 मार्च नहीं को सर विवेक बाबू गुमराह नहीं करे प्लीज। इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। देखिए विवेक जी गलत बात कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, 1993 में, अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, सुनो सही, अरे पहले सुन तो लो। विवेक जी रुक जाइए, सुनो वाजपेयी साहब, 1993 में दबाव तो सुन लीजिए विवेक भाई, विवेक रखिए थोड़ा, आपका ही नाम विवेक है। 1993 में जो सरकार उस वक्त थी वो आरएस से लेके आई थी, रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन रूल, पार्लियामेंट का एक्ट बना हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि भैया हम सरकारी डिपार्टमेंट ट्रेड यूनियन नहीं चलाएंगे, अगर आपको ट्रेड यूनियन छोड़नी है, सर्विस एसोसिएशन बनानी है, और उसमें प्रोटेस्ट करना मना किया गया है। क्यों गुमराह कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो रूल 93 में बना हुआ है जो अभी भी मैटर पेंडिंग। सर आप सुन लीजिए, एक सेकंड सुनते हैं विवेक जी, खत्म कर लीजिए ना, मैं आपके पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा। मेरी सुन लो फिर आप जवाब देना। वो 93 का रूल हमने चैलेंज किया हुआ है, वो अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं? अरे 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 आगे चले जाओ। कैन बी प्रोटेस्ट और नॉट? अरे मेरी बात तो सुनो। प्रोटेस्ट आर्मी की जो ट्रेड यूनियन होती है उसमें प्रोटेस्ट होता है क्या? 10%। अरे यार सुन लीजिए, 10% अंशदान करने के बाद
आप महीने के सिर्फ 2000 से 3000 रुपया पेंशन देंगे लोगों को। अरे सुनो तो सही, और अगर पहले प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आप अलाउ नहीं कर रहे। अरे यार पेंशन अलग है, ये प्रोटेस्ट अलग है। इतनी भारी स्टेट, अरे डेमोक्रेसी में इतनी भारी स्टेटमेंट आप गुमराह नहीं कर सकते। वर्कर मूवमेंट होती है, प्रोटेस्ट बंद कर दिया। पेंशन उसमें से एक मुद्दा है, ठेकेदारी प्रथा एक मुद्दा है सर, मिनिमम वेजेस एक मुद्दा है। पेंशन का भी बताता हूं, आप पेंशन को सुन लो। अरे विवेक, मैं अरे सुनो ना, पेंशन का बताता हूं। पेंशन में जब ये स्कीम लेके आए थे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, उसमें भी ऑप्शन दी थी। 3 साल तक ऑप्शन ओपन रही कि भाई आप यहाँ जाना चाहते हो, यहाँ जाना चाहते हो, और वो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। मिनिमम वेजेस दिल्ली के हमने 26,000 करवाए हैं एक मजदूर के। ये आप जानते हैं कि नहीं? संविधान की दुआई मत दीजिए। संविधान में अगर जिम्मेवारी है तो आपके अधिकार भी हैं, आपकी ड्यूटीज भी हैं। सर आप मुझे अभी 1.5 साल किसान बैठे रहे, क्या हुआ वो प्रोटेस्ट नहीं था? पूंजीवादी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, आप जो किसानों की बात 1.5 साल तक आंदोलन चलता रहा, क्या वो किसान का ट्रेड यूनियन उसमें इन्वॉल्व नहीं थे? सारी ट्रेड यूनियन आपकी जितनी है वो सारी उसमें 2000 से 3000 रुपया दे रहे हैं, ये गलत है। दीपक जी ऐसे व्यस्त तो नहीं हो पाएगी। विवेक भाई नाराज ना हो ना, वाजपेयी जी बात सुन ले, तर्क की बात कर रहे हैं, आप तर्क नहीं दे पा रहे हैं। जी नहीं, तर्क की बात नहीं कर रहे, ये अलग चीज बोल रहे हैं। हम मैं अलग चीज कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं। नहीं, अरे करने दें आप। वी आर अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट। सर इतने बढ़िया प्रोटेस्ट करते हैं, आज लेफ्ट खाली एक राज्य में क्यों है सर? आपकी विचारधारा क्यों मर रही है, इसके बारे में भी सोच लीजिए। वाजपेयी जी कंक्लूड करिए, फिर मैं शायद के बाद जाऊंगा। 20 मार्च को नोटिस निकल चुका है जी। मैं सिर्फ अब ये ठेकेदारी पे चले गए। ठेकेदारी का भी इनको मालूम होना चाहिए कि 1998 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ठेकेदारी प्रथा लागू हुई और जितनी सक्सेसिव सरकारें थी उन सब ने लागू की है और उसमें भी प्रोटेक्शन दी गई है बकायदा। ESI भी है, PF भी है। लेबर की प्रोटेक्शन को कोई नहीं हटा सकता। आप गलत बोल रहे हैं। और बल्कि ये सरकार क्या कर रही है कि एक बकायदा कोड बना रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, मोदी सरकार को लिखा है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आप किसी की गलती किसी 2004 से लेकर 2008 तक जो पहले सर विवेक से काम लीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, 2004 से लेकर 2008 तक लेफ्ट तो सरकार का पार्ट थी ना। आपकी पार्टी के सोमनाथ चैटर्जी या लेफ्ट की विचारधारा के सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे ना, आपका हाथ छोड़ के भी बाद में वो चले गए। मुझे बताइए तब बदलवा लेते ना, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन स्कीम लागू की थी, क्यों नहीं बदलवाए? अब ज्ञान देने की क्या जरूरत है? और फ्रांस की उस प्रोटेस्ट को आपने वाजपेयी जी ने जो किया उससे जोड़ दिया। 25 साल गुजर गए उसके बाद। हाँ नहीं, मैं अलग बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने आज बोला महबूबा मुफ्ती, हमारी डिबेट का विषय क्या है कि महबूबा मुफ्ती ने फ्रांस का एग्जांपल दिया, शाजिया आलमी ने बोला जी वहां तो पेंशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं 20 मार्च को मोदी सरकार ने लिखित डायरेक्टिव्स दिए हैं ट्रेड यूनियन। अभी आप कह रहे थे अध्यादेश दिए थे, नहीं करोगे। अभी आप कह रहे हैं अध्यादेश जारी किया था, मैंने बोला पार्लियामेंट चालू, अध्यादेश कैसे आ सकता है? अब आप डायरेक्टिव कह रहे हैं। वो गलत शब्द मेरे मुंह से निकल गया होगा, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो बड़ी माइनर बात है। ये आ गया है और ये हमारे पास है, हम प्रोटेस्ट फिर भी करेंगे। ठीक है, करिए आप करिए, प्रोटेस्ट करिए और प्रोटेस्ट करते रहिए, प्रोटेस्ट करते रहिए। ये भी बात है आपकी, प्रोटेस्ट को आम आदमी के दिल में भी उतरना चाहिए, कोई बात नहीं। तो कसम संविधान की में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की। सत्ता पक्ष एकजुटता की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष जो है वो कह रहा है कि मोदी के मुकाबले कौन, और विपक्ष एकजुटता की बात कह रहा है। क्या ये संभव होगा? इसी पर बात करने के लिए बीजेपी से शाजिया जी है, शाजिया इल्मी, अंशुल अविजी जी कांग्रेस के साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से फारूक इंकलाबी साहब लीडर PDP के, विवेक श्रीवास्तव जी लीडर CPI के, और AK वाजपेयी साहब स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत अंशुल से करता हूं। अंशुल, कोलार वो जगह जहां पर राहुल जी ने जाति सरनेम, मोदी सरनेम को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके चलते कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी। वहीं से आप अपना जो कैंपेन है कर्नाटका का वो शुरू कर रहे हैं सत्यमेव जयते रैली के साथ। भाई बीजेपी तो कह देगी फिर OBC का अपमान, और फिर OBC कितना बड़ा वोट बैंक है कर्नाटक में, आप जानते हैं क्या आप सोच समझ के कर रहे हैं?
नहीं, देखिए, सबसे पहले तो किसी भी समुदाय के खिलाफ बोलना ये तो कांग्रेस की विचारधारा में है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये संभव भी नहीं है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सामाजिक न्याय में, समता में, समरसता में विश्वास रखते हैं, रखते आए हैं और रखेंगे हमेशा के लिए, भविष्य में भी यही करेंगे। देखिए, ये एक प्रतीक है। हम एक तरह से इतिहास के ऐसे चौरस्ते पे खड़े हैं जो हम कदम अब उठाएंगे ये हमारा भविष्य तय करेगा। इसलिए विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उसकी जरूरत की, उसकी अनिवार्यता की। अगर बहस का मुद्दा यह है कि महबूबा जी ने क्या कहा, तो एक विपक्षी एकता एक वक्त की ये जरूरत है और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हम कह रहे हैं कि जरूरत इसलिए है क्योंकि यहां पर लोकतांत्रिक जो परंपरा है, जो हमारी उपलब्धि है, प्रधानमंत्री ने यह कहा था ना कि जो भारत की उपलब्धि है वो दुनिया की उपलब्धि होनी चाहिए, और है भी। जो हमारी उपलब्धि है अगर वो खतरे में है, आप मुझे एक चीज बताइए दीपक भाई, कि अगर 97% ईडी के केसेस अगर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होते तो इसका क्या मतलब है? अगर कार्यपालिका का यह आतंक नहीं तो और क्या हो सकता है? अगर आप कानून का दुरुपयोग करते हैं, एक छोटी सी 22 साल की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो पर्यावरण के खिलाफ लड़ रही है उसको सलाखों के पीछे डाल देते हैं, आप इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने तनाव में हैं, आप परछाइयों से हर वक्त लड़ते रहते हैं, तो हम क्या करें? तो ये यहां पर एक जिस दिशा में ये मुल्क जा रहा है, समाज में जो तनाव है, आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, आर्थिक विषमताएं हैं, यहां पर बेरोजगारी है, मुफलिसी है, आप जानते हैं कि जो महंगाई है वो कम हो ही नहीं रही। सरकार भी कोशिश एक लाइन में ये भाषण तो क्या मतलब जो हकीकत है वो बताएंगे। भाषण क्या होता है यहाँ पर? जो हकीकत नहीं है, महंगाई, अगर मुझे बताइए महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, ये भाषण हो गए। समाज में अगर तनाव है और कर्नाटक की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, भाषण का ही नहीं, मैंने कहा आपने सब चीजें एक साथ गिरा दी। लेबोरेटरी हो गई है। भाई साहब मैं जवाब दे दूं भाई साहब, क्योंकि सीमित समय है ना, सीमित समय है ना नहीं, भाई साहब, सीमित समय है, आप अपना पोस्ट कर दीजिएगा, अपना डायलॉग। नहीं, मुझे जवाब देना है ना इसका, क्योंकि मुझे जाना है असल में। नहीं, आप जो है आप वीडियो बना लीजिएगा, इसको डाल दीजिएगा, उसमें सुनते रहेंगे सब लोग बहुत देर तक। हम आप झगड़िए नहीं, अंजुल जवाब ले लेता है, प्लीज जवाब बनाइए, मैं देखूंगा आपका वीडियो, मैं आपका वीडियो देखूंगा। क्या परछाई है आपने कहा? नहीं, आप बोलिए, जरूर देखिएगा, जरूर, शौक से मुलायजा फरमाइए भाई साहब, मुलायजा फरमाइएगा। मैं सबसे क्या परछाइयां हैं भाई साहब जी, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, क्या परछाई हैं? जो नोटों के जो गड्ढर हैं और जो बाकायदा चट्टाने हैं नोटों की, जो सब लोग देख रहे हैं, वो परछाई हैं। जो लालू प्रसाद यादव ने जो बंगला लेके रखे हुए हैं, जो लोगों के पट्टा लिया हुआ है जॉब्स फॉर स्कैम में, वो क्या परछाई है कि असलियत है? ये बताइए। नेशनल हेराल्ड मामले में जो बाकायदा जो 5 लाख जो 800 करोड़ रुपए हो गए, वो परछाई है कि असलियत है भाई साहब? जो शराब का जो माफिया चल रहा था, आप बताइए, वो परछाई अब घबरा गए? ये परछाई नहीं भाई साहब, ये साक्षात्कार है, ये एविडेंस है। तो इसीलिए गुजरात में शराब की वजह से नकली शराब से एजेंसीज पढ़ रही हैं। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप जाएंगे जेल, और आपको जाना भी चाहिए, और आपको जाना भी चाहिए। और आप बात ना कीजिए ज्यादा, चाहे इमरजेंसी हो या अन्ना हजारे का आंदोलन हो या द्विवेदी हो या इतने लोगों जो कार्टून बनाने वाले थे, अगर सोनिया गांधी के बारे में या उस खानदान के बारे में कुछ बोल दिया, एक के ऊपर एक नहीं, गांधी जी की तरह दोनों को दूंगा, एक के ऊपर एक ना बोले। आपकी बात जनता नहीं समझ पाती भैया, जनता नहीं समझ पाती, एक दूसरे पर बोलेंगे। अंशुल, आपकी बात, आप जो कहना चाहते हैं वो हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंचेगा, और शाजिया जी आप जो कहना चाहती हैं वो भी दर्शकों तक नहीं पहुंचेगा। मेरे ख्याल से आप दोनों टेलीविजन पत्रकार रहे हैं, मेरे साथ आप दोनों ने काम किया है, तो इस बात को समझिए। शाजिया, जो हमने पैसा देखा है ना, ढेर सारा चट्टानों भरा हुआ पैसा, वो परछाई नहीं थी, वो बाकायदा सबूत है। जो जनता का लूटा हुआ पैसा, चाहे वो 2G हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो आप देखेंगे ढेर सारे प्रमाण एक एक मंत्रालय में क्या किया है UPA 2 ने। और नेशनल हेराल्ड में 800 करोड़ पर बैठे हुए, यंग इंडिया में किस तरह से सारे के सारे शेयर्स लेकर ये परिवार बैठा था जो बेल पर बाहर है। और यहाँ पे राहुल जी ने बाकायदा पिछड़ों का मजाक बनाया, और 4 साल का वक्त था उनको माफी मांगने के लिए। नहीं, माफी नहीं मांगेंगे, सावरकर नहीं है। सावरकर का भी अपमान करना चाहते हैं, जिनका सम्मान इंदिरा गांधी जी ने किया था, बाकायदा स्टैम्प निकाला था, डाक टिकट निकाला था उनके नाम पर और तारीफ की थी। मतलब कहाँ रह रहे हैं ये लोग, किस दुनिया में हैं?
आप लूटते रहे देश को, कोई बोले भी ना। एक इंसान आकर सफाई कर रहा है और पहली बार जो है एजेंसियां कुछ काम कर रही हैं, भ्रष्टाचारियों को बंद कर रही हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। दर्द होगा, यही प्रधानमंत्री ने कहा। एक जल्दी से सरकार ने ईडी में क्या किया, उन्होंने बताया प्रधानमंत्री ने कि 10 साल में, कल उनका भाषण जो था, मैं यही सवाल आपसे पूछता हूं अंशुल, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा 10 साल में 5,000 करोड़ रुपया जो है वो ईडी ने जब्त किया था यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासन के दौरान, और हमने 1,10,000 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ था वो जब्त किया है। ये वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि ईडी ने जो काम किया उसको उसकी वो सराहना कर रहे हैं, जनता को हिसाब दे रहे हैं कि भाई इतना पैसा मैंने जो है भ्रष्टाचारियों के हाथ से निकाल कर जब्त कर लिया। अरे दीपक भाई, 97% केसेस भ्रष्टाचार का पैसा जो है लोगों तक जाना चाहिए। जरा सा भी शक नहीं होता इस आंकड़ों को सुन के। नहीं, एक बोलने दीजिए, अंशुल से सवाल है। क्योंकि आप भ्रष्टाचारियों के साथ दे रहे हैं। आप सुन लीजिए। नहीं 97% केसेस, और आप यहाँ पर आप सब कुछ लॉन्डर करा देते हैं, सबकी धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है। सुफेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, लुइस बर्जर केस, हेमंत बिस्व शर्मा, व्यापम स्कैम, वहां पर उत्तराखंड में पोखरियाल साहब, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक से एक, और मैं तो कर्नाटक की बात ही नहीं की। आप नोटों के ढेर की बात कर रहे हैं ना, वीरुक्षपक्का जी के यहाँ आप देखिए कितने नोटों का ढेर मिला, और उसकी बात आप करें 40% की सरकार वो कहलाती है। ईश्वरप्पा साहब के इतने ऐसे आरोप हो गए कि उनकी वजह से किसी कंट्रैक्टर ने आत्महत्या कर दी। येडियुरप्पा जी तो जेल चले गए। गलत है, वो गलत है, वो खुद जेल चले गए। हम तो बात कर रहे थे, हम तो नहीं तो जेल गए ना, तो आप भ्रष्टाचार नहीं 1 मिनट, आप 1 मिनट बोलने दीजिए। देखिए अच्छी बात है ना, यहाँ से तो अच्छी बात है ना, यहाँ पर जेल जाना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को। 8 साल से, और सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं, यहाँ पर 8 साल में राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है, जो आपने 5 लाख से 800 करोड़ रुपए आर्थिक विषमताएं हैं, बेरोजगारी है, कैसे हुए बताइए, यहाँ पर मुफलिसी बढ़ी है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से यहाँ पर गरीबी बढ़ी है, और यहाँ पर 800 करोड़ आ रहे हैं, उसके तो पूछिए मत। आप बोलने दीजिए। नहीं शादी खत्म कर दीजिए। आप परछाइयों 22 साल की आप पर्यावरण की जो एक्टिविस्ट है उसको जेल में सलाखों में करेंगे आप। उस वो देखिए 22 साल की एनवायरमेंटल अगर पर्यावरण की एक्टिविस्ट टूल किट का सहारा लेकर कि वो देश की, जी बिल्कुल, अगर वो देश के खिलाफ काम करेंगी जरूर जाएंगी, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे वो 80 साल की हो। सुनिए, अकेला ही लड़ रहा हूं, चाहे वो 21 साल की हो या 81 साल की हो, अगर देश के खिलाफ काम करेंगी बिल्कुल जाएंगी और जाना चाहिए। अरे सॉरी, देश के खिलाफ काम करने का आपको कोई हक नहीं है। आई एम सॉरी, खतरे में उनकी वजह से, बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपने अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त में अन्ना को, बाबा रामदेव को जेल में डाला था ना, हम सबके पीठों पर लाठियां भांजी थी ना, वो भूल गया, वो भूल गया, वो याद नहीं आ रहा आपको किस तरह से आप लोगों ने लोगों को परेशान किया, किस तरह से भ्रष्टाचार याद है आपको। बहुत ज्यादा वो विवेक जी के पास जा रहा हूँ। विवेक जी, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है ईडी और सीबीआई ने विपक्षी दलों को एक मंच पर ला दिया, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें बीजेपी के साथ लेफ्ट की पार्टी है कि नहीं, क्योंकि जिनके लिए ईमानदारी सब कुछ है। देखिए, भ्रष्टाचार में आप यकीन मानिए सारी ऑपोजिशन पार्टीज, देश का हर नागरिक चाहता है भ्रष्टाचार समाप्त हो, और इस देश के अंदर अन्ना का आंदोलन भी इसीलिए सक्सेसफुल था क्योंकि पब्लिक और सारी ऑपोजिशन पार्टीज उस वक्त कह रही थी कि भाई एक कुछ कानून बनाया जाए लोकपाल टाइप का। लेकिन सर, हमारे प्रधानमंत्री ने गुजरात में लोकपाल का कानून नहीं बनाया। बेनीवाल जो उस वक्त गवर्नर थी वो बोलती रह गई, फिर प्रधानमंत्री बने, पहले 5 साल में फिर लोकपाल नहीं बना, फिर सेकंड टर्म में जब हम लोगों ने हल्ला मचाया तो एक कॉस्मेटिक से लोकपाल बनाए गए हैं। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूं प्रधानमंत्री की अगर वो करप्शन को अटैक कर रहे हैं, सारी अपोजिशन पार्टी सिर्फ भाजपा के खिलाफ है, ये मेरा आरोप है। साहब, आपकी पूरी पॉलिटिक्स आधारित है भाजपा और मोदी नफरत पर। राहुल गांधी से डर लगता है। विवेक जी, आपकी सारी राजनीति जो है ना वो मोदी नफरत पर आधारित है। तो बहाना बना करके आप जेल में डाल रहे हैं। सारी आपकी राजनीति जो है ना कोई भी सकारात्मक उसका एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी से आपको डर लगता है, राहुल गांधी की यात्रा से आपको डर लगता है, राहुल गांधी के स्टेटमेंट से आपको डर लगता है। ठीक है विवेक जी, जवाब ले लेते हैं। विवेक जी जवाब ले लेते हैं। आपने मैनिपुलेट किया,
कितने भयभीत हैं, आपने मैनिपुलेट करवाई है, कैसे कांप रहे हैं हम लोग, देखिए। वाह आप भाई भयभीत हैं, तभी आप सिर्फ अपोजिशन वालों को जेल में डाल रहे हैं। बहुत बहुत दिख रहा है आपको ना, हमें देशद्रोही बोला जा रहा है, बिल्कुल आप भयभीत हैं। अगर आप भयभीत नहीं होते, आप डेमोक्रेटिकली एक्ट करते, आप बोलते कि राहुल गांधी लड़िया चुनाव। अरे भाई साहब, मजाक कभी और कीजिएगा, ये तंजिया अंदाज में मैं कह रही थी। एक कोई चीज होती है तंजिया अंदाज, सरकाज़म, व्यंग, तो मैं उस तरह से आपका जवाब दे रही थी, वो भी आप समझ नहीं पाए। खैर, हम आपको ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसी आप लोग की बुरी हालत हो गई है कि आप आज के दौर पर चाहे भ्रष्टाचार की हिमायत करना हो, चाहे महाठग बंधन की आपको हिमायत करना, आप सब कुछ करेंगे। मोदी नफरत ने आपको एक जगह पे खड़ा कर दिया है, और ये आपको मुबारक हो। और देखिए ये रास्ता आपको कहाँ पे ले आया। आपकी कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ आपको ये नफरत, हम आपकी कम्युनल पॉलिटिक्स के कहाँ तक ले आई आपको? अटल बिहारी वाजपेयी किस मोड़ पे ले आया मानते हैं हम? अटल बिहारी वाजपेयी की मुखालिफत करते थे। आपको जो मानना है आपको मुबारक भाई साहब, आपको मुबारक। हाँ, भाई साहब आपको मुबारक। आप किसको स्टेट्समैन मानते हैं ये आपकी पूरी चॉइस है, लेकिन आप जो है भाई साहब, कभी कभी सच बोलना पड़ेगा, तथ्यों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं, भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। और जो लूट मचा रखी थी ना आप लोगों ने, जो लूट मचा रखी थी आपके साथियों ने, उनकी लूट पर तो अंकुश लगाना पड़ेगा। लूट पर अंकुश लगेगी और जवाब तो सुन लीजिए विवेक जी थोड़ा। हम आपको गदाधारी भीम इसलिए कहते हैं, और ये कहते हैं बार बार शांत गदाधारी भीम, शांत। लाइट बंद कर दो। ठीक है शाजिया, कंप्लीट करिए। विवेक जी ने जो आरोप लगाया उसके बारे में जवाब, और फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा, अंशुल के पास जाऊंगा। देखिए जितने भी सारे मामले तय हुए हैं और जो भी केसेस चल रहे हैं, बाकायदा सबूतों के साथ हैं। ये बार बार अगर जिक्र करते हैं अडानी का या हिंडनबर्ग का, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट अभी 4 हफ्ते रह गए हैं, मेरे ख्याल से 5 हफ्ते रह गए हैं। उसके अलावा चाहे वो ममता बनर्जी हो या पिनरई हो केरल के, या फिर अशोक गहलोत की सरकार हो, वहां पे सब जगह इन्हीं अडानी जी के ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर आप शुरुआती दौर पे देखेंगे 1988 से पहले, जब अडानी एंटरप्राइजेस से पहले शुरुआत हुई थी, पीवीसी की लाइसेंसिंग किसने खोली थी? वो राजीव गांधी जी ने खोली थी। तो मुझे कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी पहले ये तो पूछे कि मोदी जी का रिश्ता क्या कहलाता है, उनके पिताजी का राजीव गांधी का और अडानी जी का रिश्ता क्या कहलाता था। ये सवाल पूछ लें, ये सवाल पूछ लें सोनिया गांधी जी जवाब लेते हैं। 2 मिनट रुक जाइए अंशुल जी, आप पर आरोप है इसलिए सीधा आपका जवाब। किससे पूछा आपने? नहीं अंशुल जी, मैं आपसे कह रहा हूं इसलिए क्योंकि शाजिया ने गंभीर आरोप लगाया कि भाई राहुल जी के पिताजी और अडानी का क्या रिश्ता कहलाता है, ये उन्होंने एक आरोप लगाया। सत्ता में हम अडानी नहीं, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री और आपके बीच में क्या मित्रता है, क्या संबंध है, क्या साठगांठ है। इजराइल का जिक्र हुआ तो आप इजराइल गए, अडानी जी भी साथ गए और झोली भर के कॉन्ट्रैक्ट लेके वापस आ गए, और वो भी डिफेंस के। भाई ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ कि आपकी संपत्ति 8 साल में इतनी ज्यादा हो गई कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया? ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ आपके शेल अकाउंट्स में कैसे आ गया, उसका कहां से आया, उसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ कि आपने शेयर वैल्यू को इन्फ्लेट किया। शेल कंपनीज आपकी, राउंड ट्रिपिंग आपका, ऑफशोर ट्रेडिंग आपकी, और सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी अजीब बात है। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं। वाजपेयी जी कई आरोप लगाए, आपने सुना अंशुल को, उन्होंने कई आरोप लगाए। बोले सवाल तो हम सरकार से पूछ रहे हैं, आप जवाब ना देके हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये तरीका क्या ठीक है सत्ताधारी पार्टी के लिए? देखो दीपक जी, देखो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, और ये इसकी खूबसूरती है। जितने मर्जी आरोप लगाओ, प्रधानमंत्री को कायर भी कह दो, महाचोर कह दो, चोर कह दो, 20,000 करोड़ रुपए का वो है वो कह दो, अडानी से दोस्ती क्यों है, कुछ भी कह लो। इससे बड़ी खूबसूरती कहाँ होगी? आपका शो 1 घंटे से चल रहा है, जो मर्जी कहे जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, निवेश कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पे आप दूसरी बात यह है कि बीजेपी की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। प्रधानमंत्री ने जब 2014 में आए थे तभी कह दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और ये भ्रष्टाचार पे कोई लुका छुपी नहीं है। भ्रष्टाचार के केस इस गवर्नमेंट के नहीं है, पुराने बने हुए हैं।
आपका आधा मिनट लेता हूं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, डीके शिव कुमार, चिदम्बरम, कमलनाथ, रॉबर्ट वड्रा, हमने तो कोई केस नहीं बनाया। ये सब पुराने केस चले आ रहे हैं। फिर आ जाओ शरद पवार, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, अजीत पवार, ये सब फंसे हुए हैं। मतलब किसका नाम लूं? लालू प्रसाद की फैमिली पूरी की पूरी। फिर समाजवादी पे भी आ जाओ, गोमती रिवर फ्रंट, टीएमसी, पार्थिव चटर्जी, कितनी गड्डियां, अरे अंबार लगा हुआ था। तो अगर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो जनता उनके साथ खड़ी होगी, जनता उनसे अलग नहीं जाने वाली। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। अफसोस मेरे पास बहस के लिए वक्त इतना ही है, लेकिन जैसे जैसे 2004 करीब आता जाएगा, पहले कर्नाटक के अंदर मुकाबला है, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सबको पता लग जाएगा कौन से मुद्दे का रिएक्शन जनता किस तरह से देती है, क्योंकि प्रजातंत्र में आखिरकार जनता ही जनार्दन होती है। जी न्यूज़।